नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश में भाजपा के हार पर चर्चा हो रही है। योगी बचेंगे या रहेंगे, इस पर चर्चा हो रही है। कैसे उत्तर प्रदेश की हार के बाद भाजपा में गुट बट गया है। एक खेमा योगी को निपटाने में लगा हुआ है, दूसरा उनको बचाने में लगा हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र जो दूसरा बड़ा प्रदेश है इलेक्टोरल या सांसदों की संख्या की दृष्टि से, जहां से 48 सांसद लोकसभा में चुनकर जाते हैं, वहां पर भी बीजेपी की हार हुई है। अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो जो एक इंडिपेंडेंट एमपी सपोर्ट कर रही थी, उसको अगर जोड़ दिया जाए तो भाजपा के खेमे में कुल 42 सांसद थे 48 में से, और इस बार वो घट करके 17 हो गई है। लेकिन वहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो उसके कारणों की बात या वहाँ के नेताओं के बीच क्या चल रहा है, इस पर नहीं चर्चा हो रही है, बल्कि वहाँ के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर के बात होने लगी। इसको जानने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है और वहाँ पर बीजेपी क्यों इस हाल में गई। मराठा रिजर्वेशन जिसकी फिर से तैयारी शुरू हो गई है, और जो मराठा रिजर्वेशन के नेता हैं मनोज जरांगे पाटिल, उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर, हालांकि वो डेट निकल गई, 13 तारीख तक की तिथि थी, कि अगर 13 तारीख तक वो मराठा रिजर्वेशन नहीं लागू कर देते हैं तो वो 20 तारीख से फिर भूख हड़ताल पर जाएंगे। अब ये मराठा रिजर्वेशन को लेकर के मामला उलझा हुआ है। उलझा इसलिए हुआ है कि सरकार ने एक बिल पास करके मराठा रिजर्वेशन लागू कर दिया है, लेकिन उसके हिसाब से वो 50% से ज़्यादा की स्थिति है, जिस पर हाई कोर्ट ने उसको रोकने से मना कर दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जिसको सरकार मैनेज नहीं कर पाई पहले के मामले में। लेकिन अभी फिर मामला है कि सरकार ने एक बिल पास करके उसको लागू करने की बात कही है। लेकिन जो आरक्षण की बात करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन लोगों को जो ओबीसी का आरक्षण है, उसी आरक्षण के अंतर्गत मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, अलग से नहीं मिलना चाहिए। और जो कुर्मी कम्युनिटी है, उसको ओबीसी में जोड़ा जाना चाहिए, और यही सबसे बड़ी पेंच है। अब यही जो बात मराठा आरक्षण के समर्थक या जो आंदोलन करता है वो बात कर रहे हैं, वही बात शरद पवार भी कह रहे हैं। शरद पवार भी मराठा आरक्षण को, जो ओबीसी वाला ब्रैकेट है, उसी में दिलाना चाहते हैं। हालांकि भाजपा और बाकी नेताओं ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि जब 92 में मंडल कमीशन लागू हो रहा था, उस समय अगर शरद पवार चाहते तो मराठा आरक्षण को लागू किया जा सकता था, लागू कर देते। लेकिन चूंकि वो इस विषय का समाधान ही नहीं चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। और बात स्पष्ट इसलिए भी हो रही है कि मराठा आंदोलन के फिर से जीवित होने या उसके फिर से उसमें सुगबुगाहट जो उसमें शुरू हुई है, उसके पीछे शरद पवार की भूमिका बताई जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि शरद पवार जब भी राजनीतिक मुश्किल के दौर में गुजरते हैं तो इन सारी फॉल्ट लाइंस को वो एक्टिवेट कर देते हैं। ये भाजपा के लोग या बाकी महाराष्ट्र में अगर आप किसी से बात कीजिए तो वो ये बात कहता है कि ऐसा हो रहा है। अब इन सब के बीच जब आरक्षण की बात हो रही है, 20 तारीख से मनोज जरांगे पाटिल फिर से भूख हड़ताल पर जाने के उसमें हैं, और ये जो मनोज हैं ये कभी भी आलोचना नहीं करते हैं शरद पवार की,
और मनोज के एक दो सहयोगियों ने उन पर ही आरोप लगाया है, मनोज पर, कि वो 2014 के चुनाव में उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार में जरांगे की मदद करें। ये अब लोग खुल के कहने लगे हैं और कह रहे हैं। अब इसमें जो नया डेवलपमेंट, जो 20 तारीख से आंदोलन भूख हड़ताल शुरू होने वाली है, उसके बाद एक नया और डेवलपमेंट हुआ है। छगन भुजबल ने, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार वाला फैक्शन है उसके नेता हैं, उन्होंने जा कर के बिना पूर्व स्वीकृति के शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार को उस दिन 2 लोगों से ही मिलना था, लेकिन छगन भुजबल ने कहा कि वो बिना मिले जाएंगे नहीं, जब भी उनको उचित लगे मिलेंगे, और उनकी मुलाकात हुई। कहा यह गया कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो बातें निकल कर के आ रही हैं उसमें ये कि जिस तरह से मनोज जरांगे रोड जाम करवा देते हैं या और बात करते हैं, उनके समर्थक जो हैं कई बार हिंसक हो जाते हैं, उसको लेकर के छगन भुजबल ने चिंता जताई है कि मराठियों और दलितों के बीच में तनाव महाराष्ट्र के बहुत सारे जिलों में बढ़ गया है, जो खतरनाक होता जा रहा है। वो एक खतरे की घंटी थी जिसको आगाह कराने के लिए छगन भुजबल शरद पवार के पास गए थे। इसमें बीच में अभिमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री ना बताना उनके साथ विश्वासघात बताया है, और इस विश्वासघात के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको चुनाव हराने के लिए उन्होंने अपील की है। और उन्होंने बताया कि वो जब तक उनको उद्धव ठाकरे को दोबारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का नहीं बनाया जाता है, तब तक इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। और उन्होंने बोला कि वो राजनीति की बात नहीं करते हैं, इसलिए वो पाप पुण्य को तो परिभाषित कर ही देते हैं। तो उन्होंने इसको पाप के उसमें परिभाषित किया है, और इस पाप का निदान यही है कि एक बार उद्धव ठाकरे फिर मुख्यमंत्री बने। तो ये बात निकल कर के आ गई। इन सब के बीच ये जानना महत्वपूर्ण है कि छगन भुजबल ओबीसी के बड़े नेता हैं, लेकिन ये जो ओबीसी और मराठा आरक्षण का विरोध करते हैं, लेकिन जो ओबीसी और मराठा के बीच का जो आपस का झगड़ा है, उस झगड़े का नुकसान निश्चित तौर पर भाजपा को हुआ है इन चुनाव में। ओबीसी मराठा जो है लगभग 30% के आसपास उनकी जनसंख्या है, और जहाँ पर भी हैं वो प्रभावी हैं, मराठवाड़ा रीजन में पूरी तरह से प्रभावित हैं। अब उसका 1-2 उदाहरण मैं देता हूँ। मराठवाड़ा की बहुत सारी सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि पंकजा मुंडे तक अपनी सीट नहीं बचा पाई, जो गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी पुत्री हैं, और वहाँ से उनकी बहन पिछले 2 बार से सांसद थी। इस बार पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया, लेकिन वो अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो ये जो ओबीसी और मराठा का जो आपस का झगड़ा है, उस झगड़े में भाजपा को नुकसान हुआ है, और वो भी एक बड़ा कारण था भाजपा की सीट 42 से घटकर 17 होने का है। अब इसको लेकर के बीजेपी चौकन्ना है। और मनोज जरांगे सबसे ज़्यादा अगर किसी की आलोचना करते थे तो वो देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते थे। उनकी जाति को लेकर के भी आलोचना उन्होंने की थी। बाद में हालांकि वो अपनी बात से रिट्रैक्ट कर गए थे, पीछे वापस आ गए थे। लेकिन अब ये जो सारी स्थितियां हैं, चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद का बयान हो, चाहे मनोज जरांगे का भूख हड़ताल हो, चाहे छगन भुजबल की मुलाकात हो, ये सब निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा को प्रभावित करेंगे। एक चुनाव मराठा रिजर्वेशन के कारण ऑलरेडी बीजेपी हार चुकी है,
और सबका ये मैं कहना है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कि मराठा आंदोलन को सह देने वाले शरद पवार हैं। शरद पवार हमेशा जब इस तरह की स्थिति होती है और राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाते हुए नज़र आते हैं, तो इस तरह की फॉल्ट लाइंस को वो उभार देते हैं। अब ये स्थिति इस तरह की स्थिति बन गई है। अब इसको भाजपा अगर वो 20 तारीख से भूख हड़ताल पर जाते हैं तो वो कैसे निपटेंगे। लेकिन इसमें इस बीच जो एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर सबकी नज़र जानी चाहिए, कि जो अभी विधान परिषद के चुनाव हुए, उन विधान परिषद के चुनाव में जो एनडीए है, एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीती, जबकि उनके पास 8 का बहुमत था। दूसरी तरफ 3 का बहुमत महाविकास अघाड़ी के पास था, लेकिन वो सिर्फ 2 जीत पाई। और कुल 17 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें 7 से 8 कांग्रेस के एमएलएज को के क्रॉस वोटिंग की सूचना आ रही है। समाजवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के लोगों के भी क्रॉस वोटिंग की सूचना है। कुल 17 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस की इस ऐसी स्थिति, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप है, वो बहुत कॉन्फिडेंट चुनाव को लेकर के नहीं है। अगर उनको ये लग रहा होता कि नहीं, महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप कर रही है महाविकास अघाड़ी, तो शायद वो इस तरह का निर्णय करने में हिचकते। फिर भी जो भी स्थितियां हैं वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या परिणाम होंगे उसका एक बार फिर आकलन होगा। लेकिन ये जो महाराष्ट्र को लेकर के स्थितियां हैं, वो निश्चित तौर पर उन पर भी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए कि ये जो आरक्षण को लेकर के एक नया बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, और वो चुनाव जीतने के लिए इसलिए कि बहुत सारे मसले जो हैं वो चुनाव ख़त्म होते ही शांत हो गए। जैसे चुनाव ख़त्म हुआ, अब कृषि आंदोलन की कोई बात नहीं कर रहा है। चुनाव ख़त्म हुआ, उसके पहले और भी बहुत सारे जो बातें हो रही थी उनकी बात नहीं हो रही है। तो ये सब चुनाव के लिए, चुनाव के आसपास ही किया जाता है। और ये मराठा आरक्षण भी उसी का हिस्सा है जो महाराष्ट्र में प्रभावी कम से कम लोकसभा के चुनाव में दिखा, और विधानसभा में और हो सकता है। तो क्या शरद पवार सोची समझी रणनीति के तहत मराठा सेंटीमेंट को उभार कर बीजेपी को फिर एक बार विधानसभा में मात देने की तैयारी में है? आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र, दोस्त, परिवारजनों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए, जिससे हम और बेहतर वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।